तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो नया शिक्षा में सुधार हुआ है, जो नया पॉलिसी भारत सरकार ने लाई है उसके बारे में। तो इसमें मेरा फोकस रहेगा स्कूल एजुकेशन के बारे में कि स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट थी। सारी बातें मैं वन बाय वन करके आपको बताऊँगा। सो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अभी जो शिक्षा प्रणाली है, पहले था 10+2 था, मतलब क्लास 1 से आप स्टार्ट करो, क्लास 10 तक पढ़ो, फिर उसके बाद में आपको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है उसको चूज करो, फिर 11th एंड 12th पढ़ो। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम में है उसको डिवाइड कर दिया है, 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में अगले स्लाइड पे चलते हैं, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ब्रेक किया गया है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ब्रेक किया गया है कि जो कि पहले क्या होता था, बच्चे 5 साल या 6 साल का होते थे तो अपने मन में आता था अब जाके फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना है। मैक्सिमम लोगों का यही था। धीरे धीरे आंगनबाड़ी का आया कि आंगनबाड़ी में आप जो स्कूल जाने से पहले वहाँ बच्चों को एडमिट कर सकते हो, बट मैक्सिमम लोग उसके लिए सीरियस नहीं थे, बिकॉज उनको लगता था कि आंगनबाड़ी में क्या ही पढ़ाई होता है। तो अभी क्या किया गया है, अब आप पहले जो 5वीं क्लास से स्कूल होते थे उसमें हम लोग बहुत सीरियसली रहते थे कि अच्छा बच्चे का 5th क्लास में फर्स्ट में एडमिशन होगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर जो भी आगे करना है वो करेगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि फाउंडेशनल ईयर मतलब आधार निर्माण आयु जो है बच्चों का जो एडमिशन कराने का है उसको रख दिया है 3 से 8 साल। 3 से मतलब स्टार्टिंग के जो आपका 3 साल का बच्चा होगा तो आपको क्या करना है, आपको आंगनबाड़ी के अंदर डालना है। उसी टाइप का कोई और एक प्री स्कूल होता है, मतलब स्कूल से पहले का स्कूल, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो उसमें बच्चों को डाला जाएगा। उसमें बच्चे 3 साल रहेंगे। बच्चे 3 साल रहेंगे तो बच्चों को उसमें सिखाया क्या जाएगा, कैसे बिहेव करते हैं, क्या ज़रूरत है उनके लिए, कैसे क्लीन अपने आप को रखेंगे, कैसे एक साथ 10 लोग 12 लोग मिलके कैसे किसी काम को कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को डिस्कस करने के, एक दूसरे को डिस्कस करके अपन आगे ला सकते हैं समाज में, कैसे आप एक दूसरे के साथ में जब बातें करते हैं कैसे बिहेव करेंगे, कैसे मतलब बड़ों को आदर देना चाहिए। ये सारी बातें जो होगी आपको स्टार्टिंग के जो 3 साल में सिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टीम वर्क का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको है कि अगर किसी काम को करना है, एक बच्चा नहीं कर सकता तो 5 लोग मिल के कैसे अच्छे से एक दूसरे में सामंजस्य बैठा के उसको काम को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग के 3 साल में सिखाई जाएगी, 3 साल में। और इसमें 3 साल होने के बाद में बच्चों को जो है भेज दिया जाएगा क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। अब यहाँ से होगा क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी कि 5 साल पहले 5 साल में 3 साल आप आंगनबाड़ी या वैसे ही किसी स्कूल में रहेंगे, फिर उसके बाद 2 साल के लिए आपका क्या है, 2 साल को आपको भेजा जाएगा 2 साल के लिए कि आप अब स्कूल में जाके 1 एंड 2 ग्रेड अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 एंड 2 ग्रेड में तो हो गया, बच्चे ने कैरेक्टर डेवलप हो गया, बच्चों को आदर करना आ गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीख लिया, टीम वर्क सीख लिया कि कैसे एक साथ 5 लोग मिलकर किसी एक काम को कर सकते हैं। तो अब अगले एज ग्रुप में जाते हैं, जब बच्चा आपका हो जाएगा 8 से लेके 11 साल के बीच में। 8 से 11 साल का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, क्लास 3 से 5 तक होगा। इसमें चाहता ना 8, तो 3 से लेके 5वीं कक्षा तक 8 से 11 साल एज का जो बच्चा है वो पढ़ाई करेगा। इसमें फोकस क्या रहेगा, इसमें जो फोकस है कि राइटिंग, रीडिंग हो गया, बोलने का तरीका हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट मतलब कला हो गया, भाषाएं हो गई, साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होगा। बच्चों को इस सब चीज़ों के बारे में आइडियाज़ दिए जाएंगे, उनके आर्ट्स उनके स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि सिर्फ रट्टू तोता बच्चे बन के ना रह जाएं, उससे आगे जाके वो कुछ अच्छे सीखें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब क्लासरूम में इंटरेक्शन बढ़ा दिया जाएगा। इंटरेक्शन मतलब ये समझो कि बहुत टाइप के तरीके हैं जिसमें बच्चों को खेल खेल में भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, तो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे को 1 घंटा बैठा दिया और डंडा लेकर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ आए नहीं आए मजबूरी में उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का मज़ा जो होता है ना, इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी उसको एक्टिविटी बेस्ड कर दिया गया है, उसमें खेलने का, खुद से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियों के बारे में
डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में बात की जाएंगी, संख्या से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। बच्चों को इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये 8 से 11 साल, उसके बाद 11 साल का बच्चा आपका हो गया, अब जाएगा वो 11 से 14 साल, जिसको हमने बोला है मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में अब क्या होगा, अब इनका क्या है कि 6 से लेके जो 8वीं कक्षा तक है वो 11 से 14 साल के बीच जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इनके ऊपर अब क्या है, इनके ऊपर काम किया जाएगा। तो इनके ऊपर काम किया जाएगा, इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मतलब एक्सपेरिमेंट जो होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा कि बच्चों को पता चले भाई एक्सपेरिमेंट क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होती है, चीज़ों के बारे में कैसे रिसर्च किया जाता है। बहुत बार है मशीन अगर कोई काम करता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो काम करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस जिसको आप लोग सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। उसके बाद में क्या है कि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं, मानविकी से बहुत सारे रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसके अंदर। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसमें क्या है, बच्चों को डेवलप किया जाएगा, बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि जिस भी विषय में वो अच्छे हैं उसके बारे में थोड़ा जानें, फ्री माइंड से सोचें कि उनका इंटरेस्ट पैदा हो। तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या होगा कि आसानी से अपना जो इंटरेस्ट है जिसमें वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं वो चूज कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि रटने वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखा जाएगा और आप ज़्यादा सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करना आपको आएगा, बहुत अच्छे से चीज़ों का आप एनालिसिस कर पाएगा बच्चा, इसका ये फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे 4 साल होगा, तो 4 साल में आपका क्या हो जाएगा, 2 स्टेज हो जाएगा। 2 स्टेज में पहला स्टेज है 9th एंड 10th और फिर हो जाएगा 10वीं एंड 11वीं एंड 12वीं। पहला हुआ 9वां 10वां, फिर 11वीं एंड 12वीं। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इसमें पहले आपको अगर याद हो तो पहले 11 और 12 में जब 9th 10th से बच्चा पास होता था तो आप इसमें बहुत सारे चीज़ें डाल दी जाती थी उसके ऊपर प्रेशर कि भाई IIT करना है, नीट करना है, कि क्या करना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और इंडिया में ये 2 के अलावा तीसरा किसी को पता नहीं है। कोई गलत बात नहीं है अगर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, साइंस लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, बायो लेना चाहिए, डॉक्टर में बनेगा तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिल्कुल सही बात है। बट सोचने वाली ये बात है कि अगर मान लो किसी को साइंस लेना है, अगर उसको बहुत ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों पढ़े, सही क्वेश्चन है। किसी को जाना है इवेंट मैनेजमेंट में, उसको मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों पढ़े। तो इन सब चीज़ों को अभी ध्यान में रखा गया है और इसको क्या किया गया है कि ये जो अपना करिकुलम है, जो भी अपना विषय का चुनाव है, उसको क्या कर दिया गया है, बहुत अच्छा कर दिया है, क्या है, काफ़ी आसान कर दिया गया है। अब बच्चा चूज कर सकता है, खुद सेलेक्ट कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर उसको मैथ में इंटरेस्ट है और कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट उसको और है, तो किसी सब्जेक्ट के जगह आप क्या कर सकते हो, किसी आर्ट में भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, वो भी सब्जेक्ट की तरह ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट पहले होता था कि साइंस, संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, तो ये सारी 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों का पाँचों लेना ही था आपको। अब ऐसा हो गया है कि आप उसमें से साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, बाकी 3 सब्जेक्ट आपको मन है कि भाई मेरे को म्यूजिक फील्ड में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आराम से ले सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लचीलापन लाया गया है। तो इससे बच्चा क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वही पढ़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें नहीं पढ़ेगा। तो बच्चे का मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और जब मेंटल प्रेशर नहीं होता है हमारे ऊपर, तो हमारा दिमाग काफ़ी अच्छा काम कर सकता है और काफ़ी अच्छे दिशा में हम सोच सकते हैं, जिसमें हमको अच्छा इंटरेस्ट है उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये अभी बदलाव किया गया है। अब आगे चलते हैं इसमें। कुछ और पॉइंट्स में हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम को जो है, बोर्ड एग्ज़ाम में अभी क्या किया गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम पहले क्या होता था, पहले होता था कि याद करके मतलब नंबर लाना पड़ता था आपको। सच्चाई अगर यही है, मैथ्स में आता था, साइंस में आता था, कुछ चीज़ें आप याद करके जाते थे, हिंदी में या इंग्लिश में आता था, राइटर्स का नाम बताओ, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी। तो आपको क्या है कि मैक्सिमम जो हमारी लर्निंग थी, जो चीज़ें हम सीखते थे, वो क्या है, याद करने पे बेस्ड थे। मतलब जो जितना अच्छा रटत होता है वो उतना अच्छा नंबर ला सकता है। अभी क्या है कि अभी एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका नॉलेज भी चेक होगा कि थोड़ा बहुत कोशिश किया जाएगा कि आप कितना समझदारी आपके अंदर है,
कितना आप चीज़ों को समझते हो, कितने अच्छा से जो भी आपको कराया गया है उसमें आप उसको प्रैक्टिकली जीवन में अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हो। तो इसके बेसिस पे भी आपको कुछ नंबर रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा। न्यूमेरिकल को तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि इसका इस शिक्षा प्रणाली का ये मतलब तो है नहीं कि भाई बच्चा मैथ के मैथ 0 हो जाए। 10वीं कक्षा से बच्चा जब निकले तो 2 + 2 उसको पता नहीं हो क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल मतलब नहीं है। तो न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा रखा जाएगा कि एक मिनिमम बच्चे का आइडिया रहे कि भाई इतना तो मुझे पढ़ना ही है। इसके बाद में एक और अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे 5वीं ग्रेड से 8वीं ग्रेड तक हैं, मतलब 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक हैं, उनका क्या होगा, उनको जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का जो लैंग्वेज है, पढ़ाने की जो भाषा है, उसको क्या है मातृभाषा रखी जाएगी, या जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको रखा जाएगा। ऐसा सरकार का मतलब बोलना है, ऐसा सरकार का बोलना है। अभी बाकी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है आई थिंक वो डिसाइड करेगी। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग से आप बच्चों के ऊपर जो प्रेशर डालते हो कि भाई नया लैंग्वेज सीख, उससे अच्छा है कि उसके ऊपर ये बच्चों को ये होना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या पढ़ सकता है वो, किस में आगे जाके कर सकता है अच्छा। तो उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। पहले की क्लास से उसको इंग्लिश हिंदी नहीं करो तो वो छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग है, वो क्या हो जाएगा, बारूद की तरह फटेगा वो। तो इससे अच्छा है कि मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है लैंग्वेज के ऊपर, उसकी ओवरऑल स्किल्स को डेवलप करना है, जिसमें क्या होता है भाषा जो है, भाषा बहुत अच्छा माध्यम होता है। यही एक बहुत ज़रूरी माध्यम है जो कि का सूटेबल होना चाहिए, जो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। देखते हैं कौन मानता है स्टेट, कौन नहीं मानता है। अगला है कि 360 डिग्री प्रगति कार्ड। तो पहले आता था हमारा कि 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट में क्या है कि साइंस के 50 नंबर आ गए, मैथ के 60 नंबर आ गए, इस टाइप से नंबर्स आते थे। अभी क्या हो गया है, अभी ये हो गया है कि आपका 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। मतलब अगर मैं मान लो कि एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेके और दे दूं आपको, तो अभी के कार्ड के अकॉर्डिंग आप बस यही बता सकते हैं कि अच्छा साइंस में 80 नंबर है, मैथ में 80 नंबर है, केमिस्ट्री में 80 नंबर है, इस टाइप से बता सकते हैं 90 नंबर है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। लेकिन उस बच्चे को अंदर कितना आर्ट है, कितना कला आता है, ये सब के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता आप रिपोर्ट कार्ड देख के। तो अभी जो आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जैसे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपके बारे में एक पूरा डाटा डिटेल रहेगा सरकार के पास में। कभी आप किसी और को देना चाहते हो, कहीं पे आप इंटरव्यू देना चाहते हो, तो प्रगति कार्ड, अपना प्रगति रिपोर्ट है, जो भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो दिखा सकते हो। तो उससे फ़ायदा क्या हो, सामने वाले को आइडिया लग जाएगा अच्छा। तो आप सिर्फ पढ़ने में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा आपका उस पर पकड़ है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सिर्फ नंबर ही रहता है, उससे आप ज़्यादा गेस नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में जाते हो तो अब 10 से 15 मिनट तो इसी में निकल जाता है कि क्या आता है, क्या हॉबीज़ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे। अब वहाँ पे है सामने एग्जामिनर का रहेगा तो वो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये आपका हॉबीज़ है, इसमें आपने ये किया था तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, फालतू का टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। अब क्या है कि विद्यार्थियों का जो प्रगति रिपोर्ट है उसको काफ़ी अच्छा से रखा जाएगा। तो एक डिजी लॉकर गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था, आई थिंक कुछ साल पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था। डिजी लॉकर क्या है, आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट में क्या होता है, पैसे रखते हो, तो आपका जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के अंदर आपके रिजल्ट्स रहेंगे। वो आपको समझो आपका वो डॉक्यूमेंट्स का एक बैंक अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स का क्या है, अकाउंट है। तो सारे आपका वहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा, प्रगति रिपोर्ट कार्ड रहेगा। और ये जो हायर डिग्री में बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगा। तो तो एक असेसमेंट सेंटर है, ओवरऑल नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो एनसीईआरटी और एक और कोई टीम है, दोनों मिलकर उसको देखेगी। तो उनका क्या काम होगा, एसेस करना कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, और रिजल्ट एग्ज़ाम किस टाइप के होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जो पॉइंट होते हैं ना कि भाई कैसे ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है, तो उसको मॉनिटर करेगी ये वो जो केंद्र है। अब आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। कि इसमें ये भी बोला गया है कि भाई जो बच्चे हैं अपने आसपास में, जैसे बहुत सारे कभी छोटे छोटे मशीनरीज होते हैं जहाँ पे फार्मर्स कभी काम करते हैं कभी, तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ने वाला है। देखो बहुत ही सुंदर चीज़ है, मतलब मेरे को लगा ये काफ़ी अच्छी चीज़ है
कि आपने स्टार्टिंग में उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कर दिया, उसके बाद में आपने पढ़ाई को लीनियंट भी बना दिया, साथ में आपने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे सोसाइटी में बच्चे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो ओबियसली बात है, अगर कोई बच्चा है किसी के यहाँ जाता है 10 दिन के लिए कुछ सीखता है तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बच्चा सीखेगा भी, बच्चे को मज़े भी आएगा कि अच्छा बुक में पढ़ा है कि भाई कोई ऐसा है, न्यूटन्स लॉ होता है, बुक में पढ़ा है कि दो गरम लोहा होता है, पानी डाल के उसको पिटाई कर दो तो हार्ड होता है। इस सब जब वहाँ पे जाओगे आप लाइफ में प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हम बुक में पढ़ते हैं सिर्फ लिखा नहीं है, ऐसे ही उसको किया भी जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जिसको इस चीज़ को हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, कॉलेज रहता है कि इंटर्नशिप बोलते हैं, किसी के अंदर जाके कुछ दिन काम करना पढ़ते टाइम। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाई गई है और साथ में मेरे को लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखते हैं समय के अकॉर्डिंग इस जिस जो करंट अभी सिस्टम चल रहा है, आज से कुछ साल बाद में सभी लोगों का दिमाग जो हो जाएगा एक बम की तरह हो जाएगा, जो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह अभी जो करंट सिस्टम है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें खामियां नहीं होंगी, लेकिन कम होंगी, बच्चों के ऊपर कम प्रेशर होगा इसमें। और साथ में आप अपना चॉइस कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करूँगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, पैटर्न डिसाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप यू आर द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू डिसाइड कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आप यहाँ पे आप अपना जो डायरेक्शन है खुद चूज कर सकते हो। अभी बच्चों के पास दो ही ऑप्शन होता है, साइंस आर्ट्स, साइंस आर्ट्स। अब इसमें क्या है, बड़ी दिक्कत है। तो अभी इसमें है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक चीज़ बोला गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि सब्जेक्ट भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो इसमें है कि बहुत सारे इसके फ़ायदे होने वाले हैं और जिसमें जिसको इंटरेस्ट है अगर उसमें बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेगा तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाके अच्छा करेगा। सो ये मेरे तरफ से अपना ओवरव्यू है एंड थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई मेरे से डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।